जय हिंद। ब्रिगेडियर हेमंत महाजन। आज हम बात करेंगे अलग अलग विषयों के ऊपर जिनका असर हमारी देश की सुरक्षा के ऊपर होता है। इसमें हम बात करेंगे जो चीज़ें चीन के संबंध में हुई, दूसरा कुछ चीज़ें जो इकोनॉमिक फ्रंट पे हुई है, कुछ चीज़ें जो इतर देशों के अंदर हो रही है। तो ये सब विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो श्रीलंकन क्राइसिस है, इससे भारत क्या सीख सकता है। आपको पता है कि राजपक्षे ब्रदर्स श्रीलंका से उनकी जो सत्ता है ये पूरी नाकाम हो गई है और श्रीलंका बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस में है, जो न्यूज़पेपर्स में अच्छी तरह से कवर किया जाता है। लेकिन भारत के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज है जो हम इससे सीख सकते हैं। एक है फिस्कल डेफिसिट, यानी कि हर साल जो हमारा बजट होता है जिसमें इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स होते हैं, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो डेफिशिएंसी होती है, जो डेफिसिट होता है, इसे फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है। ये 4 या 5% जो हमारा जीडीपी है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि हमने उतना ही सामान बाहर से अंदर इंपोर्ट करना चाहिए जितना हम पैसा एक्सपोर्ट से देते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पूरी दुनिया में डॉलर का इस्तेमाल करेंसी के लिए किया जाता है और आपको पता है कि हमारी रुपी जो है इसका वैल्यू काफ़ी कम हो गया है डॉलर की तुलना में, यानी कि 79 to 80 रुपीज़ लगते हैं एक डॉलर खरीदने के लिए। लेकिन इसके फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। नुकसान ये है कि जो हमारे इंपोर्ट्स है वो कॉस्टली हो रहे हैं, यानी कि क्रूड ऑयल को हम इंपोर्ट करते हैं, ये कॉस्टली हो गया है। इंटरनेशनल ट्रैवल जो है वो कॉस्टली हो गया है। अगर हमारे बच्चे पढ़ाई के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं तो वो कॉस्टली हो गया है। तो ये है नुकसान, बड़े बड़े में बात कर रहा हूँ। लेकिन जो फ़ायदे हैं, जिसका फ़ायदा हमने पूरी तरह से उठाना चाहिए, वो है कि हमारे एक्सपोर्ट्स अभी कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं। आपको पता है कि हम रिफाइंड प्रोडक्ट्स जो है क्रूड ऑयल खरीदने के बाद, यानी कि डीजल और पेट्रोल, इनके जो एक्सपोर्ट्स हम यूरोप को या बाकी देशों को कर रहे हैं, इसमें काफ़ी बढ़ोतरी आ गई है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, इसके सिवाय कुछ टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स है जिससे इसे फ़ायदा होता है। हम जो फूड एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अनाज एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इसमें भी हमारे लिए फ़ायदा है। तो ये हमारे लिए फ़ायदे की बात है जिसका हमने पूरेपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। दूसरा, श्रीलंका के बारे में जो चीज़ है वो एक्सटर्नल बोरोइंग, यानी कि जो लोन हम दूसरे देशों से लेते हैं वो हमने उतना ही लेना चाहिए जिसे हम प्रीपे कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ये काफ़ी हाई होती है। अभी श्रीलंका ने जो लोन लिया चाइना से 6% से ज़्यादा इंटरेस्ट था, जो वो नहीं पे कर पा रहे हैं। और आपने अगर न्यूज़पेपर्स पढ़े होंगे तो इसमें ये चीज़ सामने आई हुई है कि 79 कंट्रीज़ को आज इस प्रकार की जो इकोनॉमी का प्रॉब्लम है जो श्रीलंका से हो रहा, श्रीलंका को हो गया है या हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो हमने हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर पैरिटी रखना चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने चाहिए, इंपोर्ट कम करने चाहिए, फॉरेन ट्रैवल थोड़ा सा कम करना चाहिए। जो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है, खास तो इंपोर्ट्स में, खास तो गोल्ड वगैरह हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं अलग अलग कारणों से, उसमें थोड़ी कमी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक इसेंशियल चीज़ें नहीं है। लेकिन जो क्रूड ऑयल है वो एक इसेंशियल है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो ट्रांसपोर्ट जो है वो पूरा क्रूड के ऊपर, यानी कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर चलता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम श्रीलंका से सीख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो पॉपुलिस्ट मेजर होते हैं वो नहीं करने चाहिए। श्रीलंका ने टैक्सेस कम कर दिए, श्रीलंका ने सबको हर एक प्रकार का कंसेशन देना शुरू कर दिया। आज एक बात सबको समझ में आनी चाहिए कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इकोनॉमी है वो तो अच्छी तरह से काम कर रही है, लेकिन कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स है वो इतना ज़्यादा फ्री बीज अपने लोगों को देते हैं कि उनकी इकोनॉमी आज श्रीलंका से ज़्यादा खराब है। इसका एग्जाम्पल है पंजाब। उनकी इकोनॉमी, पंजाब स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, इनकी इकोनॉमी डोल्ड्रम्स में है, लेकिन फिर भी फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। तमिलनाडु की भी इकोनॉमी डोल्ड्रम्स में है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्री चीज़ें दी जाती है।
वेस्ट बंगाल का जो इकोनॉमी है उसका तो पूरा कबाड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो पॉपुलिस्ट चीज़ें होती है वो चालू रहती है। तो ये स्टेट्स को बताना चाहिए, लोगों ने उनके ऊपर दबाव डालना चाहिए कि इस प्रकार से काम होगा नहीं, जितना आपका इनकम है उसके मुताबिक ही आपने खर्चा करना चाहिए। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये कुछ स्टेट्स जो है वो पूरा ध्यान नहीं देते। तो ये बात हो गई इकोनॉमी की, जो हम सीख सकते हैं जो प्रॉब्लम्स श्रीलंका को हुए हैं इसके बारे में। अभी हम कुछ बात करते हैं चाइना के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो चाइना के बारे में हुई थी। हमारे जो कोर कमांडर्स हैं उनकी मीटिंग कल ही ख़त्म हो गई, 10 घंटा ये मीटिंग चली। इसमें से क्या बाहर आया, अभी तक कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स इस प्रकार से आ रही है शायद चाइना ने जो 2 जगह से पीछे जाना था उसमें कुछ प्रोग्रेस हो गई है, और पेट्रोलिंग पॉइंट जिससे चाइना हमें रोक रहा था, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 वगैरह, वहाँ पे शायद पेट्रोलिंग हमें करने के लिए इजाज़त मिलेगी। तो अगर वैसे हुआ है तो ये तो एक पॉजिटिव स्टेप तो ज़रूर है, लेकिन इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये चाइना करता रहेगा। वो पहले हमारे एरिया में इंट्रूजन करेगा और उसके बाद ड्रामा करेगा कि हम आपके साथ मैत्री करना चाहते हैं और हम 2 जगह से पीछे जा रहे हैं। चाइना एक बहुत ही अनरिलायबल देश है, बहुत ही ख़राब देश है, हमारे इकोनॉमी को वो सबवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी कुछ दिनों में हमारे अलग अलग फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो चाइनीज़ गुड्स के ऊपर जो बॉयकॉट है वो हमने करते ही रहना चाहिए। बी इंडियन बाय इंडियन, जो देश में बनता है इसके ऊपर रखो, उसके ऊपर उसी को खरीदो, वो टॉयज़ हो या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो। आपको पता होना चाहिए कि आज चाइना की कुछ टेक्नोलॉजिकल कंपनीज है, खास तो जो मोबाइल मेकर्स होते हैं, वीवो है, इस प्रकार से उनके खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, सीबीआई ये इंक्वायरी कर रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी सारा प्रॉफिट कमाया है और इसे अपने अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं किया हुआ है। तो वीवो के ऊपर काफ़ी बड़ी कार्रवाई हो रही है और उन्होंने हज़ारों करोड़ रुपीस का प्रॉफिट छुपा के रखा होगा, ये चीज़ सामने आ रही है। तो आशा करते हैं कि ये इंक्वायरी जल्दी से जल्दी होगी और वीवो हो या कोई भी चाइनीज़ कंपनी हो, इनको बिल्कुल फ्री रन नहीं मिलना चाहिए। वो कोई भी चीज़ हमारे कानून के खिलाफ करते हैं तो उनको सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि अगर वो इंडिया में रहते हैं तो उन्हें हमारे देश के जो कानून है उसे बिल्कुल मानना पड़ेगा। नेक्स्ट मुद्दा जिसके ऊपर मैं बातचीत करूंगा वो है जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है, एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, उन्होंने बताया था कि काफ़ी बार, 1 या 2 बार ये जो चाइना के जो फाइटर जेट्स है उनकी एक प्रोवोकेशन हो गई थी, वो हमारे LAC के सीमा के पास से फ्लाई कर रहे थे। अभी नियम यह है कि बिल्कुल जो सीमा है उससे आपने काफ़ी पीछे रहना चाहिए, पास में नहीं आना चाहिए, ताकि इससे कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो जैसे ही चाइना सीमा के ज़्यादा पास में आ गया तो हमारी भी जो एयरफोर्स की जेट्स थी उन्होंने स्क्रैम्बल किया और हमारे कुछ MiG-29 वगैरह, लेकिन उसके पहले ये चाइनीज़ वाले भाग गए। तो चाइना इसी प्रकार की कार्रवाई ताइवान के ऊपर करता है। इसे ग्रे जोन वॉरफेयर का नाम दिया जाता है कि अपने विमान उड़ाओ और जैसे ही कोई वहाँ से विरोध होता है तो पीछे चले जाओ। तकरीबन पिछले साल की बात है, 350-400 बार चाइनीज़ एयरफोर्स ने ताइवान के टेरिटरी में अंदर आके पेट्रोलिंग किया हुआ है। उसी प्रकार की टैक्टिक्स वो अभी हमारे खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने उनको कड़ा जवाब देना चाहिए। केवल जेट्स स्क्रैम्बल करके नहीं होगा, उनको बहुत बड़ा इशारा देना चाहिए कि अगर आप ज़्यादा पंगे लेंगे, जैसे आप ताइवान के खिलाफ लेते हैं एयर के अंदर, तो हम इसे करारा जवाब देंगे, इंक्लूडिंग फायरिंग, क्योंकि चाइना केवल यही जो लैंग्वेज है ये समझता है। मैंने जैसे पहले ही बताया कि हमारे देश ने जो क्रैकडाउन किया था चाइनीज़ फ़ोन मेकर्स के ऊपर, उसमें ओप्पो है, उसमें वीवो है, जियोमी है, तो उनके ऊपर अभी जो कार्रवाई है ये चल रही है। इसके सिवाय जो नेक्स्ट मुद्दा है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा
इकोनॉमिक्स से ताल्लुक़ रखता है। आपने सुना होगा I2U2 नाम का एक करार इसके ऊपर सिग्नेचर्स हुए हैं। I2 यानी कि इंडिया और इजराइल, और U2 का मतलब है USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसके बीच में ये एक क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन है। इसका बहुत फ़ायदा है। अभी आपको पता है कि इजराइल और अमेरिका के पास हाई एंड टेक्नोलॉजी है, हाई एंड तंत्रज्ञान है, और UAE के पास कैपिटल सरप्लस है। उनके पास पैसा बहुत है और कहाँ पे खर्चा किया जाए ये उनको पता नहीं होता। और हमारा देश जो हिंदुस्तान या इंडिया है, हम एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है। हमारे पास फर्टाइल लैंड बहुत है, हमारे फार्मर्स तकरीबन अच्छा काम करते हैं, तो हम कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये जो देश है, खास तो मिडिल ईस्ट वाले या बाकी पूरे दुनिया के, इन्हें फूड सिक्योरिटी के बारे में बहुत खतरा नज़र आता है, क्योंकि आपको पता है जब से ये रशिया यूक्रेन वॉर शुरू है, फूड सिक्योरिटी का इशू जो है ये बहुत सारे देशों में आया हुआ है। तो टेक्नोलॉजी अमेरिका और इजराइल के इस्तेमाल करके, कैपिटल UAE का इस्तेमाल करके हमारे देश के अंदर फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगने वाले हैं, जिससे हमारी शेतकरी जो है, हमारे जो फार्मर्स है, फार्म हैंड्स है, उसको काफ़ी मदद होगी, क्योंकि उनका जो प्रोड्यूस है इसे अच्छी प्राइस मिलेगी। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है, और आशा करते हैं कि मोर देन $2 बिलियन इसमें इन्वेस्टमेंट होने की संभावना है। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके सिवाय हम आगे बात करते हैं कि श्रीलंका में जो क्राइसिस है, बाकी देशों में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, इसलिए चाइना के अभी बहुत बैकलैश सफ़र कर रहा है। दुनिया के सभी देश उनके खिलाफ हो गए हैं, जो डेट में अटके हुए हैं चाइना के कारण, जो हमारे लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि हम इस समय दूसरे देशों के साथ हमारा व्यापार, हमारा इकोनॉमिक कोऑपरेशन ये बढ़ा सकते हैं। इसके सिवाय नेक्स्ट इशू जो है, जो जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका मृत्यु हो गया था, जिनको शूट डाउन किया था जापान के अंदर, इसके बाद चाइना की जो सोशल मीडिया है, इसमें बहुत लोग आनंद मना रहे थे, वो बहुत हैप्पी थे। वो बोल रहे थे कि ये बहुत एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे जो एक चाइना का एनिमी था, जिसने चाइना के खिलाफ अलग अलग अलायंसेस करने की कोशिश की, वो अभी मर गया है। तो इससे भी जापान में जो उनके खिलाफ, चाइनीज़ के खिलाफ बहुत ही एंगर है। इसका फ़ायदा हमने उठाना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद का जो इशू है वो ये है कि जो यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, इससे यूरोप के देश जो है, इनकी इकोनॉमी काफ़ी सफ़र हो रही है, क्योंकि चीप जो एनर्जी थी, खास तो गैस और ऑयल, उन्हें रशिया से मिलता था। चीप जो लेबर है, वो माइग्रेंट्स जो आते हैं एशिया से, हमारे हिंदुस्तान से भी काफ़ी लोग जाते हैं, वहाँ से उनको मिलता था। और चीप गुड्स वो चाइना से लेते थे। लेकिन अभी यूरोप को समझ में आ गया है कि जो चैलेंज है वो काफ़ी बड़ा है, तो अभी वो रशिया से अपना एनर्जी जो कोऑपरेशन है, इसे डीकपल करना चाहते हैं। इसका हमारे लिए फ़ायदा है, क्योंकि रशिया जो एनर्जी अभी यूरोप को नहीं बेच पा रहा है, वो हमें दे रहा है 30% कम कीमत के ऊपर, जिससे हमें हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है, इसे कामयाब रखने के लिए एक अच्छा फ़ायदा हुआ है। तो आशा करते हैं कि जो यूरोप का जो लॉस होगा, वो हमारी देश का गेन होगा, जिससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरा है कि नाटो जो है, वो अभी एक बार फिर जीवित हो गया है, और सभी नाटो में अलग अलग देश अभी शामिल होना चाहते हैं। नेक्स्ट जो मुद्दा है, वो मुद्दा है कि हमारे आपको पता है कि कुछ दिन पहले खबर आ गई थी कि जो दलाई लामा है, होली दलाई लामा, उनका बर्थडे अभी कुछ दिन पहले ही ठीक हुआ, ये सेलिब्रेट किया था। वो अभी पिछले कुछ दिनों से लद्दाख में है। दलाई लामा का लद्दाख में जाना कोई एक केवल कोइंसिडेंस नहीं है, शायद हमने उन्हें भेजा हुआ है, और ये दिखाने के लिए
कि हमारी तिब्बत की पॉलिसी क्या है। तिब्बत में जैसे दलाई लामा ने बोला था, शायद वो चाइना से फ्रीडम नहीं चाहते, बल्कि वो चाइना से ऑटोनॉमी चाहते हैं। चाइना से वो जिसे बोलते हैं स्पिरिचुअल फ्रीडम ये चाहते हैं। तो हमने चाइना को एक बड़ा इशारा दिया हुआ है कि भाई हमारी चाइना पॉलिसी बड़ी क्लियर है। लेकिन क्या इसका चाइना के ऊपर कुछ असर होगा? तो असर तो कोई ज़्यादा होगा नहीं, केवल हम थोड़ा ज़्यादा बोल्डली हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ये स्टेट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जो चीज़ है वो इसमें इम्पॉर्टेंट यह है कि अभी हमने इनिबिशन छोड़ के फिलीपींस जैसे जो देश है उन्हें ब्रह्मोस मिसाइल ये बेचना शुरू कर दिया है, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। इसके सिवाय जो चाइना के दुश्मन है यानी कि हांगकांग है, इसके सिवाय जिससे बोलेंगे ताइवान, उनके साथ भी हमारा कोऑपरेशन अभी ये बढ़ रहा है। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा प्रोएक्टिव हो गई है। हम चाइना को आंख दिखा रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन हमारा जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है ये हमने आगे बढ़ाते